अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तारिक ईरानी कार्डियक कॉम्प्लेक्स बहरिया फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। ये सेशन हमारा पार्ट 2 है, जिसके अंदर पार्ट 1 में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको असबाब की तरफ लेके जाऊँगा। थोड़ा सा मैं रिकैप्चुलेट कर लूँ कि पार्ट 1 में हमारी क्या बात हुई थी। और मैंने कहा था कि प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है जब तक हमें यही ना पता हो कि हम खड़े कहाँ हैं, क्योंकि हम किस चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं। और मैंने इसके लिए आपसे कहा था कि हमारे जो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं वो ज़ाहिर है कि हार्ट अटैक और पैरालिसिस यानी फालिज, ये दो चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा अमवात की वजह बनती हैं। उसके बाद कैंसर वगैरह आता है। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि देखिए, असल में हमारा जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी हमारी जो वेसल्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाए तो ज़ाहिर है कि जहाँ से आपकी सप्लाई है वाइटल ऑर्गन को वो ख़ुद ही डैमेज हो तो फिर तो सारे मामलात ख़राब हो गए। और ये हम क्योंकि ग्रेड नहीं करते, हम अपने डॉक्टर के पास चले जाते हैं बीमारी को बीमारी लेकर। हम उससे पहले ही ग्रेड नहीं कर लेते अपने आप को कि हमने अब तक कितना नुकसान अपने आप को पहुंचा दिया है। और वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ग्रेडिंग जो है वो पॉसिबल है। उससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हम ख़तरे की किस जगह पे खड़े हैं और हम सिर्फ प्रिवेंशन से बेहतर रह सकते हैं या उसके साथ साथ अब यहाँ से दवाएं भी शुरू की जाएं। तो ये एक बहुत ही आम चीज़ है और इसको तकरीबन तमाम डॉक्टर्स जिनको मैं वीलॉग्स पे देखता हूँ या और दूसरी जगहों पे देखता हूँ, वो इसको सही तरह से बयान नहीं करते। जब प्रिवेंशन की बात करो तो वो सिर्फ ग़िज़ाओं पे आ जाते हैं या रहन सहन पे आ जाते हैं। सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये तो पता हो कि आपकी स्टेजिंग क्या है। जब स्टेजिंग का नहीं मालूम आपको कि आपकी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की स्टेजिंग क्या है, तो आप किस हद तक प्रिवेंशन की तरफ जाएं और किस हद तक मेडिसिन की तरफ जाएं ताकि अपने आप को बचा सकें उस मुश्किल से। तो वो पहला लेक्चर उसी सिलसिले में था और ये असबाब उसकी कड़ी है कि आखिर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो है या एथेरोस्क्लेरोसिस ये है क्या और इसके असल असबाब क्या हैं। देखिए, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस तो वो चीज़ है कि जो कि आर्टीरियल वॉल और उसकी लाइनिंग की ख़राबी को और सख्ताई को शो कर रही है। और एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो प्लेग है कि जो उसके बाद बनता है, जो कि अंदर की लाइनों के अंदर कोलेस्ट्रॉल और दूसरी तमाम चीज़ें जिसमें कार्बन है, मिनरल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, ये एग्रीगेट होकर एक अंदर की तरफ गुठली बना देते हैं जिसको हम एथीरोमा कहते हैं। और फिर वो एक आसान चीज़ हो जाती है हार्ट के खून में, वो कहीं पर भी जहाँ जहाँ भी खून की सप्लाई है वहाँ पर उसको स्लो डाउन करने में। और वो स्लो डाउन ही एक ऐसा अमल है कि जो कि ट्रिगर करता है क्लॉटिंग को, और क्लॉट होने के बाद हमें मसाइल आते हैं। तो आइए असल सबब क्या है ये जान लें। असल सबब जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बुनियादी
इन्फ्लेमेशन जो होती है आर्टरीज के अंदर, उसका जो असल सबब है वो है फ्री रेडिकल्स। अच्छा, अब ये फ्री रेडिकल्स क्या हैं? आसान ज़बान में मुझे आपको समझाना होगा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ एक एटम होता है और एक मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, अब एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान में अगर कोई चीज़ हो, यानी एक न्यूक्लियस हो उसका, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ मूव कर रहा हो जो पेयर्ड ना हो, तो जाहिर है कि वो एक एक्टिव कैफियत हो गई उस पार्शियल मॉलिक्यूल की। वो एक ऐसी कैफियत हो गई कि जो एक ख़तरनाक चीज़ हो गई कि कहीं पर भी जाके वो किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये जो अनपेयर्ड मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, वो मिथाइल भी हो सकता है, वो विनाइल भी हो सकता है, वो सल्फ़र भी हो सकता है, वो कार्बन भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो अनपेयर्ड हो गया तो वो एक ख़तरनाक फ्री रेडिकल हो गया आपके जिस्म में। अब जब ये फ्री रेडिकल जो है ये आपके सेल के अंदर जाएगा या उसकी दीवार पे टकराएगा या लगेगा, तो वो तो एक चार्ज आइटम हो गया ना। मैं आसान अल्फाजों में समझा रहा हूँ आपको ताकि आप समझ सकें। जब वो चार्ज आइटम हो गया तो जाहिर है कि आपकी एंडोथीलियल लाइनिंग, यानी आपकी जो शरीयान है उसकी जो अंदर की लाइनिंग है उसके अंदर सेल हैं, वो तो सारे सेल्स हैं, वो तो स्टेबल सेल्स हैं। उनमें वो चार्ज आइटम जो अनस्टेबल है वो लगेगा तो वो उसके सेल के आरएनए, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियम और जो उसके अंदर मौजूद दूसरी चीज़ें होती हैं, खुद एक जो आपका सेल होता है वो एक दुनिया है, यूँ समझ लीजिए, इंडिपेंडेंट दुनिया है। तो वो उसके अंदर अगर आप झांक के देखें तो वो जाके उसको आल्टर कर देगा, यानी उस सेल की कुछ खुसूसियात ख़राब हो जाएंगी। मसलन ये कि उसने रिप्लिकेट करना है, उसने एक नया सेल बनना है, तो वो वैसा नया सेल नहीं बनेगा या वो बन ही नहीं सकेगा। तो राय है उसकी एक रिप्लेसमेंट का टाइम तो आ गया ना। जब वो रिप्लेस नहीं होगा खुलिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी। और जब ये चीज़ आपके शरीयान में शुरू हो गई तो क्या होगा, नतीजतन आपके शरीयान के अंदर जो इलास्टिक टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नतीजतन आपके जो लाइनिंग है शरीयान के अंदर, एक खुलिए की लाइनिंग है, लेयर है, उसके सेल से टकरा कर लग कर वो ऐसा सेल की खुसूसियात पे हमलावर होगा कि जो अगर नया सेल उसको रिप्लेस कर रहा है तो उसकी वो क्वालिटीज़ नहीं है या रिप्लेस हो ही नहीं रहा। दोनों सूरतें हो सकती हैं। और ये इतना स्लो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, इसको हम कहते ही यही हैं, ये रिकग्नाइज वर्ड है, स्लो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जो हर बॉडी में हो रहा है। ये याद रखिए, हर इंसान में हो रहा है और यही हमारी एजिंग का बाइस है और यही हमारी मौत का बाइस है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मौत का तो इलाज है नहीं भाई, वो तो मरना ही है। तो हाँ, हम बड़ी हद तक जो है उस एजिंग के अंदर हमारी एंट्री देर से हो सकती है, चाहे वो एजिंग चेहरे की रैंकल्स में हो रही हो, स्किन में, चाहे वो एजिंग शरीयान में हो रही हो, यानी ब्लड वेसल्स में हो रही हो। हम उस प्रोसेस को
जो है स्लो डाउन कर सकते हैं, उसको तेज़ी से ख़राब होने से बचा सकते हैं, उस इन्फ्लेमेशन को स्लो डाउन करके। और वो हम कैसे कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। याद रखिए कि जो जैसा कलाम पाक में ज़िक्र है कि हमने तुम्हारे लिए ग़िज़ा भी उतारी है और तरह तरह की सब्ज़ियाँ, फल फ्रूट और गोश्त जिसका ज़िक्र आया है, तो वो बड़ा नेचुरल है। साइंस ने प्रूव किया, मतलब अनार का ज़िक्र है, अंगूर का ज़िक्र है, ठीक, इंजीर का ज़िक्र है और दूसरी तमाम और चीज़ों का ज़िक्र है जो आप कुरान शरीफ में आराम से उससे मदद ले सकते हैं। इसी तरह से गोश्त में बकरा, भेड़ा, गाय, इनका ज़िक्र है और उसकी क्लासिफिकेशन है क्या है ये कि आप इन जैसी क्या चीज़ें और ले सकते हैं। हम जो हैं यहाँ गफलत कर गए हैं। हम करते क्या हैं, अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें ये फ्री रेडिकल्स नहीं है। जहाँ फ्री रेडिकल्स हैं वहाँ कार्बोहाइड्रेट है, वो वाली जो प्रोसेस है, यानी शक्कर है, शक्कर की बनी चीज़ें हैं, जैसे केक हो गया और दूसरे आइसक्रीम हो गई, ठीक है। इसी तरह से ऐसी तमाम मीठी चीज़ें या ऐसे प्रोसेस फूड्स, इवन उसके अंदर मीट भी आ जाता है, तो तमाम प्रोसेस फूड जो है उसके अंदर फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होगा। तो हम अगर कलाम पाक के इन उसूलों को फॉलो कर लें तो हम वैसे ही अपने आप को कर लेंगे जो हमारे आबा व अजदाद थे, जिनकी एज भी अच्छी होती थी, जो सेहतमंद रहते थे आखिरी वक्त तक। उनकी अमवात इस तरह से नहीं होती थी जैसे कि आजकल देखने को मिल रहा है। तो हमारी बचत हो जाएगी, जितना हम नेचुरल फूड की तरफ जाएंगे हमारी बचत हो जाएगी। हम छोड़ दें अननेचुरल चीज़ें, ये बुनियादी चीज़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं कोई दवाएं बता दूं। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारी मेडिकल साइंस में जितनी दवाएं हैं, जितनी मेडिसिन हैं, वो सब जहर है। हम डॉक्टरों को बहुत एहतियात से यूज़ करनी चाहिए, बैलेंस करते हुए कि किसी मेडिसिन का अगर फ़ायदा ये है तो उसमें नुकसान क्या है। इसीलिए जो हम में समझदार और होशियार डॉक्टर्स हैं वो हर जगह जब दवाएं मतलब अगर हाई ब्लड प्रेशर की दवा भी दे रहे होते हैं ना, तो वो कोशिश करते हैं वो सिंगल डोज पे ना, सिंगल मेडिसिन पे ना रखें, वो 2 या 3 मेडिसिन को मिला दें ताकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएं। एक पहलू है ये। तो हमारी दवाओं को जो कि केमिकल्स हैं सरासर, उनसे आप बचे ही रहें तो अच्छा है। और दवा लेते वक्त हमेशा ऐसे ही डॉक्टर के पास जाएं कि जो दवाओं के इन केमिकल्स के उसूल्स को जानता हो, उनके साइड इफ़ेक्ट्स और उनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स और उनके डोज एडजस्टमेंट को समझता हो। सिर्फ इतना नहीं कि उसको ये पता हो कि हाँ जी एक मेडिकल रैप आया था, उसने ये नई दवा मार्केट में लॉन्च की है कंपनी ने, और हमने कहा कि हाँ ठीक है इसका ये डोज है, चलो जी दे दो, और ये हो रहा है। अब देखिए मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं कभी कभी किसी पेशेंट को कोई दवाई लिख के दे रहा हूँ, बड़ा अक्लमंद है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, सही है, उसको वो दवा केमिस्ट के पास नहीं मिल रही है, तो वो मेरे पास जो है दोबारा आता है, कहते हैं जी ये दवाइयाँ जो है तो बहुत मुश्किल से मिल रही हैं। जो फार्मिस्ट है, जो केमिस्ट है, वो ये कह रहा है कि ये तो पुराने वक्तों की दवाएं हैं जो डॉक्टर साहब ने लिख दी हैं।
अब तो नई नई मेडिसिन आ गई हैं, बेशक मैं लिख सकता हूँ नए मेडिसिन, कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी डॉक्टर के लिए, लेकिन यकीन कीजिएगा जो एक्सपीरियंस मेडिसिन हैं जिनको 5-5 साल 10-10 साल 20-20 साल हो गए, वो मेडिसिन कहीं ज़्यादा बेहतर हैं उन मेडिसिन से कि जो कि नई नई निकल के आ रही हैं, और डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन को खूबसूरत बताने के लिए या ये दिखाने के लिए कि बस ये मेडिसिन तो यही जानते हैं, कोई दूसरा जानता नहीं है, नई मेडिसिन है, कान में पड़ेगी आवाज़ पेशेंट की भी, वो कहेगा मैंने 5,000 रुपये दिए हैं डॉक्टर साहब को फ़ीस, तो उसने मुझे दवा भी ऐसी दी है। तो ये जो एक जहालियत है हमारे माशरे में, उसको समझने की ज़रूरत है। तो दवाओं का इस्तेमाल जो है वो बहुत सोच समझ के करें। आप ज़ाहिर है नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ, लेकिन आप चुनने में डॉक्टर तो ख्याल कर सकते हैं कि आप किस डॉक्टर को चुन रहे हैं, वो आपसे मुखलिस है या वो एक प्योर कारोबारी है। आप ये तो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है कि जो मुझे बतानी थी कि आप लोगों ने आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को सामने रखते हुए कि ये एक स्लो प्रोसेस है, ये तो जारी रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमारे पास कोई ऐसी दवा नहीं है या मेडिसिन नहीं है कि हम ये कहें कि जी हम आपकी उम्र बढ़ा सकते हैं या आपको हमेशा ज़िंदा रख सकते हैं। ऐसी कोई क्लेम नहीं है, ना कोई दवा है, ठीक है। तो हम जो कुछ कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम उस स्लो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को थोड़ा तेज़ ना होने दें खुद से ना। चले हम रोक भी नहीं सकते ना, तो तेज़ होने से तो रोक बचा सकते हैं ना। यानी अल्लाह ने ये तो कहा है ना कि भाई कोशिश करो, मौत और ज़िंदगी तो मेरे हाथ में है, लेकिन तुम कोशिश करो। तो वो कोशिश जो है वो हम क्रॉनिक स्लो इन्फ्लेमेशन जो हमारी बॉडी में हो रहा है वो हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन स्लो डाउन कर सकते हैं, उसमें तेज़ी नहीं ला सकते हैं। और उसके लिए ये बुनियादी चीज़ें यही हैं कि आप अपनी ग़िज़ा के अंदर कुरान और सुन्नत के हिसाब से चलें। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने के बाद खाना खाते ही आप उकड़ू बैठ के थे। हम तो कुर्सियों पे और सोफ़ों पर बैठ के खाते हैं ना, ठीक है, और खाते रहते हैं, अल्लाह ने दिया है। लेकिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकड़ू बैठ के खाना खाते थे, पत्थर भी रख लिया करते थे पेट पर, बांध लिया करते थे, यहाँ तक कि आपकी सुन्नत में से है कि आप कोशिश करते थे कि अवॉइड करें दोपहर के खाने को, ठीक है। इसके अलावा आप कभी भी पेट भर कर खाना नहीं खाते थे, थोड़ी गुंजाइश रखते थे। ये चीज़ें आपको आराम से किसी भी ऐसी किताब में जो कि सुन्नत की है, हदीस की है या सीरत नबी है, उसमें आपको बड़े आराम से मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। वो हमारे फ़ायदे के लिए चीज़ें हैं। हम किधर मॉडर्न करते चले जा रहे हैं। मॉडर्न वापस पलट के इधर ही आ रहा है। मॉडर्न ने कहीं नहीं जाना, वो वापस आ रहा है। वही कि वो ज़रा छुपाते हैं कहते हुए, वो अनार की तारीफ़ करते हुए उनको बुरा लगता है, जबकि छुपे हुए लफ्ज़ उनकी अपनी बुक्स के अंदर रिसर्च में मौजूद हैं कि इससे उम्दा कोई चीज़ नहीं है। सही इसी तरह से और दूसरे फ्रूट्स हैं, इसी तरह खजूर है। तो ये चीज़ें जो हैं, इसी तरह शहद है, इसी तरह दूसरी सब्ज़ियां हैं जिसमें लौकी है और दूसरी चीज़ें हैं, टिंडे हैं और दूसरे हैं, तमाम इतनी सब्ज़ियां हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन ये भी आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें देसी मिल जाए आपको।
बदकिस्मती ये है कि देसी कोई भी चीज़ जो है वो बहुत मुश्किल मिलती है और लोग लेते हुए भी घबराते हैं, क्योंकि वो देसी देसी जो सब्ज़ी या देसी जो फ्रूट होगा ना, उसकी शक्ल वगैरह जो है वो वैसी नहीं होगी जैसे कि आपको जो जेनेटिकली डिज़ाइंड और केमिकल से बनाई जाने वाले फल फ्रूट और सब्जियां मिलेंगी। बकरे जानवरों का भी हमने ये हाल कर दिया भाई। आप यकीन कीजिएगा कि मैंने तजर्बा करके देखा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी ये जानवर हैं, गोट को ले लीजिए, बकरे को, अगर वो किसी ऐसी जगह पर घर पे या किसी बंद जगह पर पला हुआ होगा, उसके गोश्त में लज्जत नहीं होगी, देख लीजिएगा। और अगर यही जानवर जो है जंगलों में, बागात में, जंगलात में घूमते फिरते अपनी ग़िज़ा ले रहे होंगे नेचुरल वे में, तो वहाँ पे वो अपने तौर से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जड़ी बूटी हमारे लिए अच्छी है, ये पौधा हमारे लिए अच्छा है, वो खाते ही वही हैं। और आप देख लीजिए कि उनकी ग़िज़ा जो है, उनकी जो लज्जत है गोश्त के, और उनके जो बात है वो उसमें नहीं है कि जो कि पाल कर किसी जगह बांध कर जो है वो जानवर हमें पेश किया जाता है और हम खाते हैं। सही। और इन जानवरों के अंदर फिर आपको फ्री रेडिकल्स भी ज़्यादा मिलेंगे। लिहाजा कुछ बुनियादी चीज़ों के अंदर जो है आपको ख्याल करना होगा कि आपने हर चीज़ देसी रह के खानी है, ठीक है। इवन ये जितने भी ऑयल्स हैं, जो नेचुरल ऑयल्स हैं, उनमें फ्री रेडिकल्स नहीं हैं। जो भी ऑयल्स ऐसे हैं कि जो कि प्रेशर से केमिकल डाल के बनाए जाते हैं, भले वो उस पर लिख लें कितनी बार फ्री कोलेस्ट्रॉल है, विटामिन ए भी पड़ा है, डी भी पड़ा है, लेकिन इतने फ्री रेडिकल्स हैं, ये जाके ऑक्सीजनेट होकर ऐसे अनपेयर्ड ये पार्टिकल्स छोड़ देते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर कि जो ये मसाइल बनते हैं। तो जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो इस्तेमाल करें जो कि नेचुरली एक्सट्रैक्ट होते हैं, और नेचुरली एक्सट्रैक्टेड में सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल नंबर 1 है। नंबर 2 आपका ये कोकोनट ऑयल। नंबर 3 असली घी। भाई इसमें क्या है, क्या मसला? मैं कहानियाँ नहीं खोलना चाहता कि कितना नुकसान कोलेस्ट्रॉल जो है वो नहीं दे रहा है। जो चीज़ दे रही है वो ये है, प्राइमरीली इन्फ्लेमेटरी। ये इन्फ्लेमेशंस जो कि हमारे अंदर डेवलप होती हैं, आप ये इन्फ्लेमेशन डेवलप ही ना होने दें, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो बिलियन डॉलर्स की जूस की जो है ये इंडस्ट्रीज़ है फार्मा की। ये जब हमें पढ़ाते भी हैं ना, तो ये अपने सिलेबस ऐसे रखते हैं हमारे लिए कि जो हम इनको एक रोबोट की तरह से फॉलो करें। लेकिन जब एक एज गुज़रती चली जाती है और आदमी अपनी प्रैक्टिस के अंदर और दुनिया को और तमाम दूसरी बुक्स को पढ़ना शुरू करता है, और फिर वो उन रिसर्च को जो न्यूट्रल रिसर्च कहलाती है उनको देखने लगता है, तो वो कहता है ये तो बहुत बड़ा तमाशा है जो हमारे साथ हो रहा है। मुझे आपसे सिर्फ यही कहना था, मैंने आपको देखिए बुनियादी चीज़ बता दी कि आया ये सब मामलात कहाँ से शुरू होते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि आपकी ग़िज़ा और आपकी एक्टिविटीज़, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी इम्पोर्टेंट हैं आपकी सेहत के लिए। मैंने आपको ये बता दिया कि आप ये जानिए कि आपका आर्टेरियोस्क्लेरोसिस किस स्टेज पर है, ना कि ये कि आप दौड़ जाइए लेबॉर्ट्रीज़ का धंधा करवाने के लिए
कि जी ज़रा सारे ब्लड टेस्ट मेरे करो जो 25-30 हज़ार रुपये के बन गए हुए हैं, और हाँ अगर मैं वहाँ सही हूँ तो मैं बचाऊँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तमाशे हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ये हम वो रोबोट डॉक्टर्स हैं कि जो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस को उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है।